हर किसी को ये पता है कि हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है और हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वंदे मातरम को किसने एंड कब लिखा है, सेम हमारी नेशनल एंथम को किसने एंड कब लिखा है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम को नहीं गाते हैं, क्या हम इनकी इंसल्ट या हम इनकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं? आज के वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि वंदे मातरम और जन गण मन इनको किसने लिखा है, इनकी हिस्ट्री क्या है और इनका कनेक्शन इंडिया के साथ क्या है। सबसे पहले अगर हम वंदे मातरम की बात करें, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने 19th सेंचुरी में लिखा था, जिस वक्त इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। लेकिन उन्होंने इसको एज डायरेक्टली नेशनल सॉन्ग नहीं लिखा था। फर्स्टली ये हमें एक फेमस बंगाली नॉवल अनंदामत, जिसको 1882 में पब्लिश किया गया था, वहीं पर मिलता है। वहां पर इसको सॉन्ग लिखा गया था एज प्रेयर टू द मदरलैंड। यहाँ पर अगर हम लिटरल मीनिंग देखें वंदे मातरम का, उसका मतलब है मदर, मैं आपके सामने झुकता हूँ। मदर का मतलब यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। मदर का मतलब यहाँ पर इंडिया है, इसके रिच हेरिटेज, इसके रिवर, इसके रीजन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब वंदे मातरम होली एंड सोली इंडियन नेशन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन अगर हम उसके बाद देखें, वंदे मातरम इतना ज्यादा फेमस हो गया कि लोगों ने इसको एज ए वेपन यूज किया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। लोगों ने अपनी मीटिंग्स में, स्टूडेंट्स ने अपनी मूवमेंट में, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स में वंदे मातरम का यूज किया गया। जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश की, उस वक्त स्वादिश मूवमेंट का जो मेन स्लोगन था वो वंदे मातरम था, जिसको एज अ वेपन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज किया। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रीजन्स में इसको बैन करने की कोशिश की। लेकिन बात यही पर खत्म नहीं हुई। जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के बहुत ज्यादा क्लोज था, तो डिबेट्स होना शुरू हो गई कि वंदे मातरम के जो लास्ट वर्सेस है वो इंडिया को एज गॉडेस ट्रीट करते हैं, जो बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे, और जो सेक्युलर इंडिया है उसको ये रिप्रेजेंट फिर नहीं करेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिबेट कंटिन्यूअसली होने लगी, क्या हमें वंदे मातरम को एज ए नेशनल एंथम अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन उस वक्त यही कंफ्यूजन थी कि जो लास्ट इसके वर्सेस है वो इंडिया को एज गॉडेस ट्रीट करता है, तो फिर ये बहुत सारे रिलीजियस के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। लेकिन जो इसके फर्स्ट 2 वर्सेस है उनको ही नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, क्योंकि जो फर्स्ट 2 वर्सेस है वो न्यूट्रल है और ज्यादा फोकस करते हैं इंडिया की ब्यूटी के ऊपर। इसीलिए इन 2 वर्सेस को एक्सेप्ट किया एज नेशनल सॉन्ग। अगर अब हम नेशनल एंथम जन गण मन की बात करें, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, एंड फर्स्ट टाइम इसको 27 दिसंबर 1911 में गाया था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन कोलकाता में था। अगर हम पर्टिकुलर इस पे फोकस करें हमारे नेशनल एंथम पर, ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पर्सन या कल्चर को डिस्क्राइब नहीं करता है। इसमें कुछ रीजन्स की, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल एंड बंगाल की बात आई है, लेकिन ये कहता है कि इंडिया एक है और जो भी सिटीजन है उनको यूनाइट होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव उनका रिलीजन, उनका कास्ट, उनकी रीजन क्या है, हमें वो नहीं देखना है। हमें इंडिया को एज यूनाइट देखना है, और जो इंडिया की डेस्टिनी हमें उस पे फोकस करना है। जन गण मन की बिगिनिंग में एक कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इसीलिए गाया था कि जो किंग जॉर्ज 5 है ब्रिटेन के, उसने इंडिया विजिट किया था, उनके लिए ही गाया था। लेकिन फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्लियरली कहा था कि मैंने इस स्पिरिट ऑफ इंडिया के लिए गाया था, ना कि किसी पर्टिकुलर ब्रिटिश किंग के लिए। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को एज नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। ये सेम डे था जिस दिन वंदे मातरम को भी नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। और जन गण मन को 52 सेकंड्स लगते हैं गाने में, और हमें अपने नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप अपने नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट नहीं करते या इंसल्ट करते हैं इसकी, तो आपको पनिश किया जाएगा। और आर्टिकल 51A हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है, वो भी ये कहता है कि अपने नेशनल सिंबल्स की रेस्पेक्ट करें, जिसमें नेशनल एंथम भी आता है। लेकिन अब अगर ये देखें कि नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट क्या होती है, तो ये हमें क्लियरली मिलता है बिजॉय इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने रिफ्यूज किया था कि हम नेशनल एंथम नहीं गा सकते। लेकिन नेशनल एंथम के दौरान वो खड़े हो गई और फुल्ली रेस्पेक्ट दिखाया टुवर्ड्स नेशनल एंथम, जिसके बाद उनको स्कूल वालों ने स्कूल से निकाला था। उन्होंने इसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपने इंसल्ट की है नेशनल एंथम की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको क्लियरली ये कहा कि अगर आपका रिलीजियस बिलीफ ये कहता है कि आप नेशनल एंथम नहीं गा सकते, तो आपको गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खड़े होकर इसका रेस्पेक्ट जरूरी करना है, जो इन स्टूडेंट्स ने किया था।
इस केस लॉ की वजह से हमें ये पता चला कि हमें नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपका रिलीजियस बिलीफ ये कहता है कि आप नेशनल एंथम नहीं गा सकते, फिर भी आपको नेशनल एंथम के वक्त खड़ा होना है और उसको रेस्पेक्ट देना है। अब अगर हम दोनों की बात करें, वंदे मातरम और जन गण मन की, एक हमें हमारी फ्रीडम स्ट्रगल बताता है कि इंडिया ने कैसे फ्रीडम अचीव की और वंदे मातरम को कैसे एज ए वेपन यूज किया गया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और जन गण मन की अगर बात करें, ये हमें ये दिखाता है कि हमारी आइडेंटिटी ना रिलीजन है, ना कल्चर है, ना लैंग्वेज है। हम इंडियंस हैं, हम एक है। हमें इन सब चीजों में नहीं जाना है हम किस रीजन से बिलोंग करते हैं, हमारा रिलीजन क्या है और हमारी लैंग्वेज क्या है। हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ना कि हमारी लैंग्वेज को, ना कि हमारे रीजन को। आज के वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।